वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करेंगे क्राफ्ट की और इंडस्ट्रीज़ की। हम लोग फोकस करेंगे मेनली टू इंडस्ट्रीज़ पे। वो टू इंडस्ट्रीज़ हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक, और दूसरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ मानी जाती हैं, स्पेशली इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। ठीक है। यहाँ पे मैकेनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल्स बने ब्रिटेन में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। उसके बाद जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे हुई, तो ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बोला जाने लगा। और ब्रिटेन की इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत गहरा संबंध है इंडिया को क्लोनाइज करने में। ठीक है। क्लोनी जो उन्होंने इंडिया को बनाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाया। आपने देखा है कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेड करना चाहती थी इंडिया के साथ। ठीक है। दे हैव दोज ट्रेडिंग रिलेशंस, राइट। अब वो ट्रेड किस क्यों उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही थी और उस प्रोडक्शन को उनको बेचना था, और इंडिया जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट उनको दिखाई दे रहा था। इंडिया वॉज ए वास्ट मार्केट फॉर दिस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और धीरे धीरे उन्होंने ये किया भी। थोड़े टाइम के बाद ब्रिटेन ने जो है इंडिया में अपना जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सेंड करना शुरू कर दिया। इस चैप्टर में ये जो फ्लड आया, ये इतने सारे प्रोडक्ट्स का इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो असर हुआ यहाँ पे, उसी के बारे में हमारा ये चैप्टर है। ये सूरत की पिक्चर है जो उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट थी। सूरत एक मेन प्लेस था जहाँ से टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है वो पहुँचती थी दूसरी कंट्रीज़ में। ठीक है। डच और इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स जो हैं उन्होंने ये पोर्ट यूज़ करना शुरू किया 17th सेंचुरी में, और काफ़ी देर तक इसको यूज़ करती भी रही हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात करें तो अराउंड 1750, जब ब्रिटिश ने कनकेयर किया बंगाल को, उससे पहले की बात है। इंडिया जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का। कॉटन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, कॉटन के कपड़े जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते थे। ओके। और इंडियन टेक्सटाइल जो है इस टाइम पे बहुत अच्छा कॉटन टेक्सटाइल माना जाता था। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, फाइन क्वालिटी थी। और यहाँ का क्राफ्टमैनशिप जो है, क्राफ्ट बहुत अच्छे से ये टेक्सटाइल्स कपड़े वगैरह बनाए जाते थे। और साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किए जाते थे। साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज़ आती हैं जावा, सुमात्रा, पेंगांग, ये कंट्रीज़ आती हैं। और वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपोर्ट किए जाते थे। ओके। 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल जो है वो सेल करना शुरू किया यूरोप में। और उस टाइम पे हमारी जो ट्रेड है, क्राफ्टमैनशिप है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश की, काफ़ी आगे बढ़ी। और उनका जो इतनी ज़्यादा उनकी डिमांड थी, वो सारी चीज़ें बहुत से इंग्लिश लैंग्वेज के वर्क्स में हमें झलकती हैं। इससे पता चलता है कि उस टाइम पे इंडियन टेक्सटाइल की कितनी ज़्यादा डिमांड थी वर्ल्ड वाइड। European traders first encountered fine cotton cloth from Indian and carried by Arab merchants in Mosul in present day Iraq.
तो यूरोपियन ट्रेडर्स जो हैं वो सबसे पहले उनको फाइन कॉटन का पता चला जो कि इंडिया से ली जाती थी और फिर अरब मर्चेंट्स जो हैं उसको बेचते थे। ठीक है, अरब मर्चेंट आगे उनको बेचते थे। तो वहाँ से उनको इसके बारे में, यूरोपियंस को इसके बारे में पता चला। सो यहाँ कुछ शब्द हैं जो बताते हैं कि इंडिया का जो प्रोडक्ट कितना एक्सटेंसिवली, इंडिया का कॉटन जो है उस टाइम पे यूज़ किया जाता था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सो सबसे पहले जो है वो मुस्लिम काफ़ी पॉपुलर हुआ था और अरब जो है ये मुस्लिम जो है उम, ये बेचते थे। ठीक है, इससे ये यूरोपियन कंट्रीज़ को पता चला और जब पोर्चुगीज़ इंडिया में आए उन्होंने स्पाइसेस को ढूंढने के लिए आए थे। ठीक है, ट्रेडिंग को करना चाहते थे, मेनली स्पाइसेस उनको ज़रूरत पड़ती थी उनके ठंडे खाने, ठंडी में उनके खाने को प्रिजर्व करने के लिए। तो स्पाइसेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ से कॉटन भी लिया। वो सबसे पहले जो वो कहाँ उतरे, कैलीकट जो कि केरला में है, वहाँ उतरे। साउथ वेस्ट कोस्ट पे है केरला के। ठीक है, वहाँ उतरे और वहाँ से उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल जो है वो लिया। जो कॉटन टेक्सटाइल उन्होंने लिया उसका नाम पड़ गया कैलिको। ठीक है, क्योंकि ये कैलिकट वर्ड से जो है ड्राइव्ड है। सो कैलिको जो है वो कॉमन एक टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल वहाँ पे बन गया यूरोप में। और इसके अलावा कितना पॉपुलर था इंडियन जो टेक्सटाइल का मार्केट वेस्ट में, वो हमें नेक्स्ट जो पेज पे हमें पिक्चर दिखेगी उस पे पूरा वहाँ पे ब्यौरा दिखाया गया है। उस पे बताया गया है कि एक साल में 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लोथ, इसकी इतनी डिमांड आई। ठीक है, और उस पे 98 वैरायटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क जो है वो आपको दिख जाएंगे। दे वर नोन बाय देयर कॉमन नेम इन यूरोपियन ट्रेड एज पीस गुड्स। यूरोपियन उन जो टेक्सटाइल्स को, जो कि एक पीस होता था जिसमें 20 यार्ड लॉन्ग जो है कपड़ा और 1 यार्ड वाइड चौड़ा कपड़ा होता था, वो कपड़ा जो है दैट वाज क्वाइट इन डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड में था और उसको पीस गुड बोला जाता था यूरोप में। सी दिस इज़ दैट पेज जिसके बारे में हमने अभी बात की, इसको अच्छे से आपकी बुक पे भी है, अच्छे से देखिए और वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना ज़्यादा डिमांड में हुआ करता था इंडिया का ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट। सो जो सबसे ज़्यादा पीसेस जो ऑर्डर किए गए वो थे प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स के, जिनको चिंस बोला जाता था या खसास बोला जाता था। और बंदना जो है वो भी एक तरह का कपड़ा था, उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही थी उस टाइम पे। चिंस वर्ड कहाँ से आया? ये हिंदी वर्ड चिंत से ड्राइव्ड है जिसका मतलब है छोटे कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइंस, फ्लावर, छोटे छोटे फ्लावर बना के डिज़ाइन बनाना। ठीक है, सो दैट वाज क्वाइट इन डिमांड। वो कपड़ा जिस पे अच्छे प्रिंट होते थे वो काफ़ी डिमांड था यूरोप। 1680 में वहाँ यहाँ पे स्टार्ट हुआ प्रिंट। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन यूरोप एंड इंग्लैंड मेनली ऑफ देयर floral design, fine texture and relative cheapness. Rich people of England, including Queen herself, wore clothes of Indian fabric. बहुत ज़्यादा पॉपुलर था इंडियन फैब्रिक, यहाँ तक कि क्वीन जो है वो भी इंडियन फैब्रिक पर पहनना पसंद करती थी। ठीक है, तो चिन वर्ड कहाँ से आया ये समझ में आ गया। अभिवंदना वर्ड, उसका क्या मतलब था? ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ्स। ठीक है, स्कार्फ्स जो कि नेक में पहने जाते हैं या फिर हेड पे पहने जाते हैं, वो स्कार्फ। सो दिस इज वंदना, जो डिज़ाइन थे वो ऐसे थे। ओरिजिनली ये वर्ड्स जो हैं इस तरीके से जो है वो पार्ट बने टेक्सटाइल्स का। ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल्स का। सो वैसे ही एक टेक्सटाइल की ये सामने आपको पिक्चर दिख रही है, इस तरह का टेक्सटाइल जो है बनाया जाता था। ये बहुत पतला सा मुस्लिन पे ये डिज़ाइन बनाया गया है। ठीक है,
इस टाइम पे उस टाइम पे जब वेस्ट में मेनली प्लेन ही कपड़े मिलते थे, कुछ ज़्यादा डिज़ाइंस उन कपड़ों पे नहीं होता था। इंडिया में खुद हाथों से इतने गहरे जो डिज़ाइंस जो हैं वो बनाए जाते थे। सो बंधना जो है इसका मतलब टाइंग भी है हिंदी में। इसका मतलब बहुत से कपड़े जो है वो ब्राइटली कलर किए जाते हैं, उनको बांध कर टाई करके या फिर डाई करके। ठीक है। देयर वर अदर क्लोथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। कुछ और जो है और तरह के कपड़े भी थे जो उनकी जगह के हिसाब से उन कपड़ों के नाम पड़े थे। ठीक है। अ, ये सारी जो प्लेसेस के नाम बनाए हैं, यहाँ से बहुत से कपड़े जो है टेक्सटाइल जो है उस टाइम पे बनते थे। सो इतना ज़्यादा जो लैंग्वेज में उस टाइम पे टेक्स्ट में इतना ज़्यादा इंडियन टेक्सटाइल का नाम आया है, इससे पता चलता है कि इंडियन टेक्सटाइल उस टाइम पे कितना ज़्यादा पॉपुलर था। सो इतना ज़्यादा इंडियन टेक्सटाइल जो है ब्रिटेन में, यूरोप में पॉपुलर हो गया कि वहाँ के जो वर्कर्स थे, वहाँ के जो लोग थे वो डरने लगे और उनको उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस प्रोटेस्ट को सुन के एक लॉ बनाया। उन्होंने जो इंडिया से प्रिंटेड कॉटन लाए टेक्सटाइल जो है उनको बैन कर दिया और चिन्स जो है वो उसको बैन बैन कर दिया इंग्लैंड में। और इस एक्ट को बोला गया कैलिको एक्ट। बाय दिस टाइम, इस टाइम पे इंग्लैंड में इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो डेवलप करना शुरू ही हुई थी और इंडिया के साथ कंपटीशन में वो नहीं आ पा रहे थे। इंग्लिश प्रोड्यूसर जो हैं वो चाहते थे एक सिक्योर मार्केट और वो चाहते थे कि वो इंडियन टेक्सटाइल को रोके ताकि इंग्लैंड का जो टेक्सटाइल है वो बिक सके। फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है उसको प्रोटेक्शन मिली। इंडियन डिज़ाइंस जो हैं, इंडिया का टेक्सटाइल बंद कर दिया गया और इंडिया के डिज़ाइंस जो हैं उनको कॉपी करना उन्होंने शुरू कर दिया और उनको फिर इंडस्ट्री में प्रिंट करना शुरू कर दिया वाइट मसलिन से। कंपटीशन जो है उसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल के साथ compete नहीं कर पा रहे थे इंग्लैंड के, यूरोप के जो वर्कर्स थे या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी। सो फॉर दैट रीज़न यहाँ पे बहुत सी इनोवेशन भी हुई ताकि वो इंडियन टेक्सटाइल से compete कर पाए। तो 1764 में स्पिनिंग जेनी जो है वो बनाई गई, वो इन्वेंट हुई बाय जॉन के। उसके बाद इन्वेंशन हुई रिचर्ड आर्कराइट की 1786 में। क्लोथ जो है उसको अभी वो उसको भी बनाया जाता बाय इमेंस क्वांटिटी एंड चीपली टू। ठीक है। तो अब इनके पास पॉसिबल जब इंडस्ट्रीज मशीन्स इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई तो अब वही क्लोथ जो है काफ़ी सस्ते दामों पे उसको बनाया जा सकता था और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको बनाया जा सकता था। इन सब के बावजूद इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो अभी भी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। सो बहुत से डच जो हैं उन्होंने, फ्रेंच जो हैं उन्होंने और इंग्लिश इंग्लैंड के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। वो इंडिया में आते और ये कॉटन सिल्क टेक्सटाइल लेके जाते और उसके लिए इसके बदले में वो सिल्वर वगैरह इंपोर्ट करते थे, यहाँ पे लाते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर गेन कर दी बंगाल में रूल करना उन्होंने शुरू कर दिया, तो उनको अपनी कंट्री से अब मेटल्स जो हैं, प्रीशियस मेटल्स जैसे कि सिल्वर गोल्ड नहीं लाना पड़ता था इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। इंस्टेड वो क्या करते थे, इंडियन से ही टैक्स से कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वही रेवेन्यू यूज़ करते थे इंडिया में प्रोडक्ट्स, इंडियन टेक्सटाइल को खरीदने के लिए।
लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस मैप। तो ये देखिए, यहाँ पे सिंपल जो बताए गए हैं उससे पता चल रहा है कि इंडिया में कौन कौन सा टेक्सटाइल कहाँ पर बना था। तो हियर आर डिफरेंट सिंबल्स, जैसे प्लेन वाइट के लिए स्टार सिंबल है, चेक और स्ट्रिप्स के लिए, स्ट्रिप डिजाइन के लिए हियर इज अ सिंबल, सिल्क के लिए अलग सिंबल है, सिल्क के लिए अलग सिंबल है। मैप पे देखें तो हमें पता चलता है कि थ्रू आउट इंडिया, पूरे देश में ये जो कपड़ा है कॉटन का वो बनाया जाता था। और कौन कौन से कपड़े बनाए जाते थे, सारे सिंबल्स यहाँ पे यूज किए हैं ऐसे। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे इस तरह के टेक्सटाइल जो है वो बनाए जाते थे। कोरोमंडल कोस्ट में देखिए, यहाँ पे भी हर डिफरेंट तरह के टेक्सटाइल्स जो है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो दिस इज हाउ एक्सटेंसिवली इंडिया में ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी। और ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा, इसका प्रोडक्ट ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, यूरोप में भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। लेकिन वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पे बैन हो गए इंग्लैंड में। लेटर दैन, नाउ वीवर्स कौन थे? वीवर्स जो है वो स्पेशली इनका ट्रेडिशनल जो है वो एक ट्रेडिशनली सीखते थे, ट्रेडिशनल पेशा था इन लोगों का, जनरेशन टू जनरेशन ये सीखा जाता था, देखा जाता था। इनमें से कुछ वीवर जो है उनको तांती बोला जाता था बंगाल में। इसके अलावा जुलाहा, मोमिन, ये भी नॉर्थ इंडिया में ये वीवर्स हैं। इसके अलावा सेल, कालीकोलर, देवांग, ये कुछ साउथ इंडिया के काफ़ी पॉपुलर जो है वीवर वीविंग कम्युनिटी से थे। तो जितना भी वीविंग का था काम था, शुरू में ये किया जाता था, वुमेन घर पे करती थी, धागा बनाती थी कॉटन से। कॉटन को साफ किया जाता था उससे पहले, उससे उससे धागा बनाया जाता था। तो चरखा सबके घरों पे उस टाइम पे होता था। उसके बाद टेक्सटाइल को अगर कलर चाहिए तो उसको कलर किया जाता था। थ्रेड जो है उसके डाई किए जाते थे, डिफरेंट कलर जो है वो इस पे सुंदर डिजाइन बनाने के लिए यूज डिफरेंट कलर के धागे यूज किए जाते थे। ये जो लोग जो कलर करते थे कपड़ों को, टेक्सटाइल को, इनको बोला जाता था रंगरेज, दे वर कॉल्ड एज रंगरेज। फॉर प्रिंटेड क्लोथ, वीवर जो है वो स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स की हेल्प लेते थे, जिसको फिगर्स बोला जाता था। हैंडलूम वीविंग ऑक्यूपेशन जो है जो इससे एसोसिएटेड है, वो एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन थी। और बहुत से वीवर जो है जिसका उनका काम, उनका पूरा उनका गुजर बसर इसी से होता था। लेकिन एक टाइम आया जब इंडिया का जो इतना फ्लरिश्ड सिस्टम था, इतना ज़्यादा फ्लरिश्ड सब चल रहा था, वहाँ पे क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल जो है वो अब डिक्लाइन होने लगा। कॉटन इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में वो इफेक्ट हुई डिफरेंट वे से। ये जो वीविंग ऑक्यूपेशन है ये बहुत से इंडियन जो है उनकी एक इम्पॉर्टेंट लाइवलीहुड हुआ करती थी। लेकिन ये इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन करने लगी। ठीक है। किस वजह से डिक्लाइन करने लगी? सबसे पहले जो इंडियन टेक्सटाइल है, इट हैज़ टू compete। इंडियन टेक्सटाइल को अभी compete करना था ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ। ठीक है। दूसरा, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट करना वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि बहुत हाई
ड्यूटीज़ जो है, बहुत हाई टैक्सेस जो हैं वो इन पे लगाए जाते थे, इंडियन टेक्सटाइल पे, अगर उनको इंपोर्ट करना होता था ब्रिटेन में। सो इस टाइम पे जो है वो टेक्सटाइल के साथ compete करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। Beginning of 19th century, English made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional market in Africa, America and Europe. So 19th century के शुरुआत में ही जो इंग्लैंड कॉटन टेक्सटाइल है वो बहुत बड़ा कंपटीशन दे रहा था इंडियन गुड्स को, जिसकी वजह से इंडिया का जो ट्रेडिशनल मार्केट था, जो इतना ज़्यादा सामान जहाँ पे बिकता था अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में, वो जो है वो मार्केट जो है इंग्लिश इंडस्ट्रियलिस्ट के पास चला गया। ठीक है, बहुत से जो वीवर्स थे इंडिया के, वो अब उनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा था, तो वो उनका एम्प्लॉयमेंट जो है वो चला गया। सबसे ज़्यादा असर हुआ बंगाल के वीवर्स को, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज जो हैं उन्होंने इंडियन गुड्स को खरीदना जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि उनको अब उनसे यूरोपियन कंपनीज को इंडियन गुड्स से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। जहाँ इंग्लैंड में एक बड़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बहुत कम टाइम पे हो रही थी, वहाँ इंडिया में सिस्टम उतना इजी नहीं था, उतनी मशीनरी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, इसलिए प्रोडक्ट उतना सस्ता नहीं था। तो इससे ये फ़ायदा हुआ, सॉरी, इससे ये नुकसान हुआ कि वीवर इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी पिटीशंस जो है हेल्प के लिए गवर्नमेंट को उन्होंने लिखा। सिचुएशन 1830s में और ज़्यादा ख़राब हो गई। कब? जब ब्रिटेन का कॉटन क्लॉथ जो है वो इंडिया में आने लगा। ठीक है, 1880s तक 2/3 जो है कॉटन वो इंडियंस कौन सा पहन रहे थे, जो ब्रिटेन में प्रोड्यूस हुआ था। इससे क्या हुआ, ना सिर्फ वीवर को असर हुआ, उनकी लाइवलीहुड पे असर हुआ, जबकि जो वो लोग जो जो स्पिनिंग करते थे वो भी अब जॉबलेस हो गए। सिर्फ हैंडलूम बच गया, क्योंकि कुछ तरह के कपड़े जो है वो मशीन से नहीं बनाए जा सकते थे। साड़ियाँ, जो खूबसूरत बॉर्डर वाली साड़ियाँ हैं वो नहीं बनाई जा सकती थी, और काफ़ी प्रिंटेड क्लोथ भी अभी मशीन पे नहीं बनाए जा सकते थे। इस वजह से हैंडलूम जो है वो काफ़ी देर तक सरवाइव जो है वो करता रहा।